हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे वो सब सॉलिड के अराउंड होगा। बीच बीच में हम लिक्विड और गैस की बात करेंगे थोड़ी सी, बट जो पूरा चैप्टर है वो सॉलिड पर ही बेस्ड है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स। होता क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स? हमारे पास कोई भी बॉडी है, कोई सिलेंडर है या कोई वायर है, और हम उस पर फोर्स लगा के उसकी लेंथ में, उसके शेप एंड साइज में अगर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो फोर्स हमने लगाया उसको हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है। हम किसी बॉडी पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उसके शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए, तो वहाँ पर एज अ रिएक्शन जो फोर्स आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। और ये क्या करेगा? जो हमने चेंजेस किए हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस होता क्या है? यहाँ पर जो हम जिस बॉडी की बात कर रहे हैं उसका जो एरिया है, ठीक है, और उस एरिया पर जितना रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका जो रेशो होगा ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। मतलब आपने किसी बॉडी पर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, एज अ रिएक्शन वहाँ पर क्या आया? रिस्टोरिंग फोर्स। अब पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, ये जितना भी उसका एरिया है उस पर कितना फोर्स वर्क कर रहा है और कौन सा रिस्टोरिंग फोर्स, उसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रेस। यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होता है, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। ठीक है, अब स्ट्रेस होता क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और कितनी तरह का होता है? इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल या फिर लीनियर स्ट्रेस। सपोज मेरे पास ये एक सिलेंडर है और मैं इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। लीनियर मतलब जो फोर्स लग रहा है वो उसके लेंथ के अलोंग लग रहा है, लाइन के अलोंग। वायर है तो उसकी लेंथ के अलोंग, ठीक है, और वहां पर उसकी लेंथ में कुछ चेंज हो रहा है। लेंथ के अलोंग लगेगा तो लेंथ में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आ रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे? अगेन देखेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है एंड डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, लीनियर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्क करेगा फोर्स, ये किसके अलोंग करेगा? लेंथ के अलोंग करेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। अब ये क्या होता है? अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले, कोई भी बॉडी ले ले, ठीक है, सपोज मेरे पास एक स्फेयर था और इस स्फेयर पर चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। किस तरह लग रहा है? इसके किसी भी पॉइंट पर चेक करो, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है और इसके हर एक पॉइंट पर लग रहा है, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन से लग सकता था लग रहा है। ठीक है, एक स्फेयर था, ये फोर्स इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है ना, डिफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा बॉडी पर उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। ये क्या होता है? नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी बॉडी को, सपोज स्फीयर है, उसको लिक्विड में डाल दें, ठीक है, तो वहां पर जो लिक्विड है वो उस पर हर पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स लगाता है। तो ये जो हम स्ट्रेस पढ़ रहे हैं इसी का एक पार्ट लिक्विड की टर्म्स में, ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसी का नाम है यहाँ पर हाइड्रोलिक, ठीक है, जो लिक्विड से आए या फिर वाटर से आए। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पर हमारे पास सपोज अगेन कोई सिलेंडर है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। कैसे? अलोंग द टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन। ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? ये है ना,
सपोज ये मेरे पास सिलेंडर है, इस वाले प्लेन का क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये। अब मैं इस पर इसी के अलोंग फोर्स अगर अप्लाई करती हूँ, मतलब इस तरह, ठीक है, तो ये मेरे पास किसका प्लेन है, क्रॉस सेक्शन का, और इसी के अलोंग क्या है, वो लाइन है जिसके अलोंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा वो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और इसको हम सिग्मा एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जहां पर स्ट्रेस आया है वहां पर स्ट्रेन भी आएगा, ठीक है। स्ट्रेस तो क्या है, आपने कितना फोर्स लगाया, उसके पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ। स्ट्रेन क्या है, फोर्स अप्लाई होने के बाद वहां पर चेंज क्या हुआ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जब हम बात करते हैं तो हमने लेंथ के अलोंग वहां पर फोर्स लगाया था, और रिजल्ट क्या होगा कि वहां पर जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। तो कितनी चेंज हुई, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास इनिशियली जो सिलेंडर था उसकी लेंथ कितनी थी, L, ठीक है। तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या हो जाएगी, जो इसकी इनिशियल लेंथ है, L। और यहाँ पर बात करें फोर्स लगाने के बाद में ये इतना एक्सटेंड हो गया है ना, तो चेंज कितना आया होगा, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल L। तो डेल L ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो क्या करता है, वो तो अपनी जो एक्चुअल शेप थी, एक्चुअल लेंथ थी, उसको रीगेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। जो वहां पर चेंज हुआ है उसको जीरो बनाने की कोशिश करता है। तो अगर हमें कोई चेंज दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से आया होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन के कारण आएगा, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आएगा, और ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम लिखा था बिकॉज जब आप किसी स्फीयर पर या किसी बॉडी पर हर पॉसिबल डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे तो वहां पर क्या चेंज होगा, उसकी पूरी शेप ही चेंज हो जाएगी, और शेप चेंज होने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आप एक 3D बॉडी की बात कर रहे हो स्फीयर की, और हर पॉसिबल डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, ठीक है, और कंप्रेस होकर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वॉल्यूम में। नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर तो हो सकता है कि लेंथ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, पर जब हम किसी को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम ही आएगा। तो यहाँ पर इसके बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन। नेक्स्ट शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये क्या होता है, हमने अभी पढ़ा यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसमें हम क्या करते हैं, कोई सिलेंडर अगर रखा हुआ है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट सिलेंडर रखा हुआ है, हम इसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग इस पर फोर्स लगाते हैं, जिससे क्या होगा, सिर्फ एक एंड पर लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना टिल्ट हुआ वो हम यहाँ से मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो सिंपल से वर्ड में क्या हो जाएगा, जितना ये टिल्ट हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन। अब जनरली तो हम इसको किसकी टर्म में निकालते हैं, tan थीटा की, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल होता है, ये जो टिल्टनेस होती है, ये बहुत ज़्यादा कम होती है, मतलब एंगल बहुत छोटा आता है, अराउंड 1 डिग्री आप मान सकते हो, ठीक है, या 10 डिग्री आता है, तब भी थीटा और tan थीटा, थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। मतलब अगर आप बात कर रहे हो 10 डिग्री और 10 डिग्री आप यहाँ पर लिख रहे हो, तो दोनों की वैल्यू लगभग सेम आएगी, और जब आप इसे और छोटा कर दोगे तब तो और ज़्यादा नियर आ जाएगी। सपोज मैं बोल रही हूँ 1 डिग्री, तो ये तो और ज़्यादा पास आ जाएगी किसके, tan 1 डिग्री के। तो जैसे जैसे एंगल छोटा होता जाता है, tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू उससे मैच होने लगती है। अब क्योंकि यहाँ पर भी एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, स्मॉल है, दैट्स वाई हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह। पहले तो जो सिलेंडर था वो स्ट्रेट रखा हुआ था ना, तो उसकी लेंथ कितनी थी, वो ये आ जाएगी, है ना। एंगल कितना है, थीटा,
ये पहले इस तरह रखा हुआ था, अब ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं, x। और ये क्या है, यहाँ पर इस सिलेंडर का एक फेज है, मतलब ये वाला जो प्लेन है ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा प्लेन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन दी अपोजिट फेजेस या अपोजिट प्लेन्स वो क्या है, x, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर ये राइट एंगल के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, x आ जाएगा, और जिस एक्सिस पर 90 भी है और थीटा भी है उसको हम क्या बोल देंगे, बेस। तो क्या आ जाएगा, x बाय एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू x बाय एल। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, रिजिड सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड। मान लेते हैं इनिशियल जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, L है, और यहाँ पर जो वेट है वो W है। ओके, फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A ऑफ द वायर। तो ये कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और कितना फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ये जो हमने वेट अप्लाई किया है, देखो किस फोर्स की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा, जिसके कारण जो वायर है या जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या बॉडी दी हुई है, जिस भी फोर्स के कारण वहाँ पर उसकी लेंथ में या शेप एंड साइज में चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर ये वाला एंड तो फिक्स है, अगर वायर की लेंथ में चेंज होगा तो इस एंड पर जो भी अटैच है उसके कारण होगा। यहाँ पर वेट अटैच है, और वेट क्या होता है, फोर्स की ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस फोर्स की ये बात कर रहे हैं वो क्या है, W, और डिवाइडेड बाय एरिया इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पर ये रिस्टोरिंग फोर्स है या ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, वहाँ पर जिस भी फोर्स के कारण आपको लग रहा है कि वहाँ पर चेंज हो सकता है वही यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लेकिन कभी कभी हम लैंग्वेज को देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ओके, तो वैसा नहीं करना है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक वायर है और उसको रिजिड सपोर्ट से अटैच किया हुआ है, ठीक है। एरिया कितना है, A, और लेंथ कितनी है, L। अब वो इलोंगेट होता है, किसके कारण, अपने खुद के मास M के कारण। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, L, ये हमारे पास एक वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसके पास अपना खुद का मास है M, जिसके कारण ये इलोंगेट होता है। मान लेते हैं इलोंगेशन कितनी है, डेल L। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल L बाय L। L क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ। तो क्या ये आंसर आ जाएगा, स्ट्रेन निकालना है, क्या ये आंसर आ गया है, अभी आंसर नहीं आया है। इन्होंने बात की है कि यहाँ पर एक मास है, और मास किसका है, खुद वायर का है। और जब हम किसी बॉडी के खुद के मास की बात करते हैं तो वो कहाँ पर वर्क करता है, उसके सेंटर ऑफ मास पर। तो यहाँ पर जो मास है वो इसके सेंटर ऑफ मास पर होगा, ठीक है। तो अगर मास m है तो ये उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मान लिया, पर यहाँ पर इसकी वजह से क्या चेंज होंगे, अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो फिर सारी डिस्टेंस भी तो उसी से मेजर करेंगे, है ना। और जब इससे मेजर करेंगे तो इनिशियली फिर हम क्या लेंगे, इसकी लेंथ कितनी थी, L बाय
2, ये तो आप ऊपर की साइड से ले लीजिए या फिर नीचे की साइड से। ठीक है, तो इनिशियल लेंथ फिर क्या आ जाएगी, L/2। नॉर्मल केस होता तो रिजिड सपोर्ट ये है, हम पूरी टोटल जो लेंथ है इनिशियली L उसको मेजर करेंगे और उसको यहाँ पर रखेंगे, बट इसका खुद का मास है इसके पास, और मास है तो वो कहाँ पर वर्क कर रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर, जो कि इसके सेंटर में आएगा, और सेंटर में आएगा तो फिर हमारे पास जो लेंथ आएगी वो हम सेंटर से ही मेजर करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास जो डिफॉर्मेशन है वो स्मॉल है, और हम कौन से मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, इलास्टिक मटेरियल्स की, तो जो हमारे पास स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है स्ट्रेन के। ठीक है, और जब यहाँ पर हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल साइन के साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के। इस के को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, बात करें यूनिट की तो ये हो जाएगा पास्कल, और क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट होती है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वही जो स्ट्रेस का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है के बारे में कि डिपेंड किस पर करता है। यहाँ पर तो ये एज अ कांस्टेंट आया है, ठीक है, ये डिपेंड करता है एक तो टेम्परेचर पर, और दूसरा हम जो बॉडी यूज कर रहे हैं उसके मटेरियल पर। बॉडी की डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस मतलब उसकी लेंथ, उसका वॉल्यूम। ठीक है, या हम शेप एंड साइज की बात करें तो दोनों एक ही चीज हो जाएगी, तो ये उसकी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। कब चेंज होगा, जब उसका टेम्परेचर या फिर मटेरियल चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर रबर की बात कर रही हूँ, रबर एक मटेरियल हो जाएगा, जब तक मैं रबर को चेंज ना करूँ, ठीक है, रबर मटेरियल को चेंज ना करूँ, तब तक के चेंज नहीं होगा। फिर चाहे मैं उस मटेरियल का छोटा सा साइज लूँ, बड़ा साइज ले लूँ, डिफरेंट वॉल्यूम ले लूँ, के सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चंस आएंगे वो आ सकते हैं ग्राफ बेस पर भी। ग्राफ बेस पर कैसे, यहाँ पर आपको स्ट्रेस दे दिया और यहाँ पर स्ट्रेन, बता सकते हैं उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वाई से। एक्स एक्सिस पर कौन है, स्ट्रेन, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से, और इसके साथ में हमारे पास आता है एम, और ये इक्वेशन बन जाती है लाइन की। ठीक है, अब क्या एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप मतलब m इक्वल्स टू tan थीटा। ये तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, हम अपने केस में देखें, यहाँ पर m नहीं है, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब हमारे पास यहाँ पर जो स्लोप आएगा इन केस ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या आ जाएगा, के। लेकिन अगर उन्होंने ये चेंज कर दिया, सपोज यहाँ पर क्या आ गया है, स्ट्रेन, और यहाँ पर क्या आ गया है, स्ट्रेस, और ये हमारे पास थीटा एंगल है स्लोप के लिए। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, स्लोप इक्वल्स टू m, और उसे हम किससे निकाल सकते हैं, tan थीटा से। लेकिन अब ज़रा अपने इस एक्सप्रेशन में देखो, हमारे पास y एक्सिस पर कौन है, स्ट्रेन, x एक्सिस पर कौन है, स्ट्रेस, और के यहाँ पर लिखा हुआ है, किसके साथ में होना चाहिए, x के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा, 1/kx। तो यहाँ पर जो हमारे पास x का कोफिशिएंट आया वो क्या है, 1/k। यहाँ पर जो m की बात हम कर रहे हैं, स्लोप होता है, वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी होगा k आई 1/ki वही स्लोप होगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, 1/k। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो चीज़ों की बात की कि डिफॉर्मेशन कम क्यों होना चाहिए, और इलास्टिक मटेरियल्स। इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, देखो हम यहाँ पर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड्स की टर्म में समझते हैं।
कुछ सॉलिड मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको अगर हम स्ट्रेच करें, ठीक है, और फिर उसको छोड़ दें तो वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। हम सपोज एक वायर है या सिंपली हम स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। द मोमेंट हम उसको छोड़ेंगे वो अपनी इनिशियल लेंथ में आ जाएगा। तो इस तरह का अगर हमारे पास कोई मटेरियल है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मटेरियल। लेकिन स्मॉल डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इलास्टिक मटेरियल्स है वो एक लिमिट तक ही अपनी शेप एंड साइज को रिगेन कर सकते हैं। मतलब आपने अगर उन पर फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, माना कि उनकी शेप एंड साइज में चेंज हो गया। अब जब आप उनको हटा रहे हो, फोर्सेस को हटा रहे हो, डिफॉर्म फोर्सेस को, तो वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल स्टेट थी, शेप एंड साइज था, उसमें वो वापस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक वहाँ पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो लिमिटेड है। मतलब उनके कारण जो हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो लिमिटेड है। अगर आपने कुछ ज़्यादा चेंजेस कर दिए, बॉडी को कुछ ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, जितना उसकी लिमिट थी उससे ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो उसके बाद वो कभी भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाएगी। इन शॉर्ट, इलास्टिक मटेरियल्स अपनी शेप एंड साइज को रीगेन कर लेते हैं, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक ही ऐसा होता है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे जब ग्राफ बनाएंगे वहाँ से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। बट अभी के लिए जो हुक्स लॉ है सिर्फ इलास्टिक मटेरियल्स के लिए है। सॉलिड की अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो बहुत सारे तरह की कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है। और डिफॉर्मेशन भी कैसा होना चाहिए, हम डिफॉर्म कर भी रहे हैं अगर शेप को या साइज को, तो वो भी कम ही होना चाहिए, एक लिमिटेड लेवल तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तभी यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट थिंग, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम देख चुके हैं क्या होती है। अब हमसे यहाँ पर बात की जाएगी स्टिफनेस की। अब स्टिफनेस क्या होती है, सपोज हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, एक ऐसा स्प्रिंग है जिसको आप इजिली स्ट्रेच कर पा रहे हो, ठीक है। स्ट्रेच बोलो या फिर इलोंगेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। उसको आप इजिली स्ट्रेच कर पा रहे हो, दैट्स मीन उसकी जो स्टिफनेस है वो कम है। आप थोड़ा सा उस पर फोर्स लगाओगे और आप उसको स्ट्रेच कर लोगे। अब अगर कोई स्प्रिंग है उस पर आप फोर्स लगा रहे हो पर उसको आप इलोंगेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब थोड़ा सा इलोंगेट करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट्स मीन उसकी स्टिफनेस ज्यादा है। और इस स्टिफनेस अगर ज्यादा है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। तो जिस मटेरियल की स्टिफनेस ज्यादा होगी, दैट्स मीन हम बोल सकते हैं कि उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, ओके। स्टिफनेस ज्यादा होने का मतलब वो कम इलोंगेट होगी, और स्टिफनेस लो होने का मतलब वो ज्यादा इलोंगेट होगी। साथ में यहाँ पर इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हम यहाँ पर वैसे तो इलास्टिक लिमिट पढ़ने वाले हैं, बट इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर रही है, कोई भी बॉडी थी उस पर आपने डिफॉर्म फोर्स लगाया जिसकी वजह से उसकी शेप एंड साइज चेंज हुआ, और आपने फिर उसके बाद उस फोर्स को रिमूव कर दिया। अब बॉडी क्या करेगी, रिगेन करने की कोशिश करेगी अपने शेप एंड साइज को। अब वो कितना परफेक्टली ये कर पाती है, ठीक है, कितना ज्यादा परफेक्शन है, जितना ज्यादा परफेक्शन होगा दैट्स मीन उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ओके। तो वो कितना परफेक्टली, अगर इलास्टिक कोई मटेरियल है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपनी जो शेप एंड साइज है उसको रिगेन करेगा, बट कितना परफेक्टली कर रहा है वो बताएगा कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी ज्यादा है, ओके। तो ये कुछ टर्म्स है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमारे पास दो मटेरियल है ए एंड बी, और जो ग्राफ है वो है स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस।
बताना है कि कौन लार्ज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कैसे जान सकते हैं? हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब के, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? स्ट्रेस इक्वल्स टू के स्ट्रेन। यहाँ पर कौन किस एक्सिस पर है? ये एक्स एक्सिस पर है, के को एज इट इज़ रखेंगे, ये वाई एक्सिस पर है। ये कैसी इक्वेशन आ रही है? सब की पावर 1 है, एक्स की भी पावर 1, वाई की भी पावर 1, मतलब एक लाइन की इक्वेशन है। और लाइन की इक्वेशन में हमेशा जो स्लोप होता है वो कौन होता है? एक्स का कोफिशिएंट। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल्स टू 1/k x। ठीक है, तो यहाँ पर जो m है वो किसके इक्वल है? k के। और जो जनरली किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। tan थीटा में आप एक चीज़ याद रख सकते हो, जब भी थीटा लार्ज होगा तो tan थीटा की वैल्यू भी बड़ी ही आएगी। थीटा कम है तो कंपैरेटिवली tan थीटा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हमें लार्ज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए, मतलब ये बड़ा चाहिए, दैट्स मीन जो tan थीटा है या फिर जो थीटा है वो कम होना चाहिए। इसे बड़ा करने के लिए ये कम होना चाहिए। अब देख सकते हैं हम यहाँ पर मान लेते हैं ये है हमारे पास थीटा ए और ये है हमारे पास थीटा बी, क्योंकि मेज़र तो इसी एक्सिस से करना है। तो वी कैन सी दैट थीटा ए इज लेस देन थीटा बी। इसका मतलब हमारे पास जो tan थीटा ए आएगा उसकी वैल्यू tan थीटा बी से कम होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये तो आप सीधा सीधा आप यहाँ पर रख लीजिए, या फिर क्या हो जाएगा? ये होगा 1/ka और ये आ जाएगा 1/kb। यहाँ से आपके पास एक सीधी सी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल ए है उसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकते हो? ये तो आप देख ही चुके हो कि यहाँ पर थीटा ए जो है वो कम है, तो थीटा ए कम होगा तो ए क्या आ जाएगा? ए के लिए जो ये इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा आ जाएगी, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मटेरियल। हम ये जो ग्राफ है वो एक सिंगल मटेरियल के लिए ड्रॉ करते हैं और ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, O to A, A to B, B to D, D to E। इनको समझने के लिए पहले सॉलिड मटेरियल की कैटेगरीज को समझ लेते हैं। अगेन हमने एक तो भी देखा था इलास्टिक, ठीक है, जब हम हुक्स लॉ पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने 4 लिखे हैं, 4 कैटेगरीज को एक्सप्लेन किया है। अगेन सिर्फ 4 कैटेगरीज ही नहीं होती, और भी होती हैं, लेकिन इस ग्राफ को सिंपल रखने के लिए सिर्फ इन्हीं 4 के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट है इलास्टिक। इलास्टिक क्या है? अब यहाँ पर जो मटेरियल होंगे जो इस कैटेगरी में आएंगे उन पर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप एंड साइज को चेंज करेंगे। ठीक है, वंस आपने यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया फोर्स को, वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएंगे। प्लास्टिक वो मटेरियल्स जिन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से जो वहाँ पर चेंज हुआ है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी कैटेगरी आ गई प्लास्टिक। थर्ड है ब्रिटल। अब इसमें क्या होता है कि आप जब यहाँ पर फोर्स लगाते हो तो पहले तो आपको कुछ चेंजेस वहाँ पर दिखते नहीं है ना, मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं, और उसके बाद वो सडनली ब्रेक हो जाता है। जैसे ग्लास को आप कंप्रेस करने की कोशिश करो, है ना, या उसकी शेप एंड साइज को चेंज करने की कोशिश करो, कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं। हाँ, अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, ग्लास टूट जाएगा।
तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? ब्रिटल की। इनको स्ट्रेच बेसिकली नहीं किया जा सकता, ये इलास्टिक नहीं होते हैं, ठीक है। डक्टाइल, इसमें क्या होता है, अब ये इसकी कंपैरिजन में स्ट्रेचेबल होते हैं। यहाँ पर जब आप फोर्स लगाओगे तो इनका शेप एंड साइज में चेंज होगा और थोड़ा प्लास्टिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब ब्रेकिंग पॉइंट इनका भी आता है, इन पर भी अगर आपने कुछ ज़्यादा फोर्स लगा दे तो ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन ब्रेक होने से पहले ये प्लास्टिक वाला बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड की बात कर ले। अब ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्लास्टिक बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जब आप इस पर फोर्स लगाते हो, आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो, ये ब्रेक नहीं होगा। बहुत पतले वायर अवेलेबल होते हैं गोल्ड के, ठीक है, और पतले वायर मतलब बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेच किया गया होगा, ठीक है, वो फिर भी टूटे नहीं है, उनका ब्रोकन पॉइंट तब तक भी नहीं आया। तो इनका जो ब्रोकन पॉइंट है वो इसकी कंपैरिजन में काफ़ी लेट मिलता है, और साथ में यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो किस तरह के होंगे? प्लास्टिक बिहेवियर को शो करेंगे, ठीक है। बट हाँ, ब्रोकन पॉइंट इनका भी आता है जैसे ब्रिटल का आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जब यहाँ पर हम देखते हैं ओ से ए के बीच का रीजन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अभी हमने देखा जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमें मिल रहा था। रीजन की टर्म्स में बात करें तो ये जो रीजन होगा ओ से ए का रीजन, इस रीजन में जो इलास्टिक बिहेवियर है मटेरियल वो शो करता है, ठीक है। ओ ए जो रीजन होगा इसमें अपना बिहेवियर शो करेगा, इलास्टिक बिहेवियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा कर्विकल आ गया है। कर्विकल आने का मतलब अब ये एग्जैक्टली हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। स्टिल अगर आप यहाँ से फोर्स को रिमूव कर देते हो, है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फोर्स को रिमूव कर देते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाए। लेकिन अगर वो एक बार इस पॉइंट बी को क्रॉस कर गया, देन इम्पॉसिबल है कि वो अपनी इनिशियल स्टेट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से दो पॉइंट्स है, फर्स्ट बी को क्रॉस करने के बाद वो अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं आएगा, सेकंड वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वायलेशन तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी ए से बी में, लेकिन ए से बी में थोड़ा ऐसा है कि वो थोड़ा सा बाउंड्री पॉइंट रहते हैं, ठीक है। ए से बी एक बाउंड्री की तरह है कि ठीक है, इसके बीच में भी अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया तो वहाँ पर जो आपका मटेरियल है वो ओरिजिनल शेप में आ सकता है, बट बी के बाद डेफिनेटली नहीं आएगा। बी से डी की हम बात करें, वो होता है प्लास्टिक बिहेवियर। आप डिफॉर्म करोगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन परमानेंटली डिफॉर्म होंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि एक ही मटेरियल जब आप उस पर इस लिमिट तक फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है? इलास्टिक वाला। जब आप थोड़ा ज़्यादा लगाते हो तो वो कैसा बन जाता है? प्लास्टिक। और उसके बाद वही ब्रिटल और डक्टाइल बिहेवियर भी शो करता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर डी और ई दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है तो वो ब्रिटल को शो कर रहे हैं, और अगर वो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर है तो वो डक्टाइल को शो कर रहे हैं। ओके, ई क्या होगा? ब्रेकिंग या फ्रैक्चर पॉइंट। जैसे हमने अभी बोला ना कि ब्रिटल में क्या होता है कि सडनली वो फिर आपको ब्रेक ही होता हुआ दिखेगा, तो ये जो ब्रेकिंग पॉइंट है ये ई होगा। डक्टाइल में भी ब्रेकिंग पॉइंट आता है, और ये कब आएगा? जब डी और ई के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब ब्रेकिंग पॉइंट आएगा लेकिन काफ़ी टाइम के बाद में आएगा। किसकी कंपैरिजन में? ब्रिटल की कंपैरिजन में। तो सेम मटेरियल इलास्टिक भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, ब्रिटल भी होता है, और डक्टाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना फोर्स लगा रहे हो। नोट कर लीजिए इसको। जब हम प्लास्टिक वाले बिहेवियर की बात करते हैं तो हम जनरली ये लिखते हैं, if stress is 0, strain is not equal to 0। ये किस में आता है? प्लास्टिक बिहेवियर में। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपने फोर्स को रिमूव कर दिया है, वहाँ पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, दैट्स मीन स्ट्रेस कितना हो गया? 0, क्योंकि फोर्स 0 है। स्ट्रेन क्या होता है? जो भी चेंजेस हुए हैं वहाँ पर,
जब फोर्स ज़ीरो हो गया तो वो भी चेंजेस भी ज़ीरो हो जाने चाहिए, बट वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो चुके हैं। ओके, अभी हमने यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट देखा, और कभी कभी क्वेश्चन हमसे सीधा सीधा आ जाता है कि हमारे पास एक सॉलिड दिया होता है और पूछ लेते हैं कि इसको हम कितना स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर कितना फोर्स लगाए कि ये ब्रेक हो जाए। तो ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेस, इनके बीच में रिलेशन क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। क्या है? ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब यहाँ पर ये भी किस पर डिपेंड करता है? ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। नेचर बोल रहे हैं या मटेरियल बोल रहे हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सॉलिड के मटेरियल पर डिपेंड करता है या उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। पॉइंट ये है कि जब तक मटेरियल सेम रहेगा तब तक यहाँ पर जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर टू मटेरियल्स ए एंड बी आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट है मटेरियल ए इज मोर डक्टाइल, सेकेंड है बी इज मोर डक्टाइल। अब देखो यहाँ पर इसको ओ मान लेते हैं, ये मटेरियल ए के लिए और ये मटेरियल बी के लिए। अब दोनों में ही जो ओ से पी तक का ग्राफ है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ब्रिटल है या डक्टाइल है या कौन ज़्यादा डक्टाइल है ये हमें किससे पता चलेगा? पी के बाद, मतलब पी क्यू रीजन को देखने से। तो पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ग्राफ एंड हो रहा है तो हम मान सकते हैं ये क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट दोनों में। तो बता सकते हो पी क्यू जो डिस्टेंस है ए में ज़्यादा है या फिर बी में ज़्यादा है। देखकर ही पता चल रहा है कि जो पी क्यू डिस्टेंस है वो ए में ज़्यादा है और बी में कम है। ए में ज़्यादा है मतलब ये डक्टाइल है और इसको हम क्या बोल सकते हैं? ब्रिटल। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने मोर की टर्म्स में पूछा हुआ है तो फिर ये बोल सकते हैं कि ए ज़्यादा डक्टाइल है और जो बी है वो ज़्यादा ब्रिटल है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप आ जाता है यंग्स मॉड्यूलस। ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली वही है, हमने अभी क्या पढ़ा था, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये रेशो होता है किसका? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, या फिर हम इसे और क्या लिखते हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब हम इसको बोल देते हैं यंग्स मॉड्यूलस जब हम किसकी बात करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और स्ट्रेन मतलब डेल एल बाय एल, ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है बल्क मॉड्यूलस। इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। स्ट्रेन के कारण यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास पी वी बाय डेल वी। वी बाय डेल वी ये कहाँ से आया? स्ट्रेन से। ये क्या होता है? डेल वी बाय वी। यहाँ पर रखेंगे डिवाइड में तो क्या आ जाएगा? वी बाय डेल वी। बात करें पी वही है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की या वॉल्यूम स्ट्रेस की तो वहाँ पर हमको जनरली क्वेश्चंस में प्रेशर दिया होता है तो हम इसको प्रेशर की टर्म्स में ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी, इसको भी के से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? 1/b। ओके, तो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड होंगे उनके लिए भी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो सॉलिड्स के लिए सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड के लिए उससे कम, और सबसे कम किसके लिए हो जाएगी?
गैसेस के लिए। अब क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, रेसिप्रोकल कर दो किसका, बल्क मॉड्यूलस का, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड के लिए सबसे कम, लिक्विड के लिए उससे ज़्यादा और गैस के लिए सबसे ज़्यादा। मतलब हम गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास शेयर मॉड्यूल और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन नहीं है ईटा है ये, और जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, होता क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस की टर्म्स में लिख रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा एस डिवाइडेड बाय थीटा, और अगर वैल्यूज दी हुई हैं देन क्या हो जाएगा, सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया स्ट्रेस, और थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाय एल। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या है कि जो यंग मॉड्यूलस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। अब देखो टेम्परेचर पर तो ये भी डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, या फिर ये कहें कि क्वेश्चन आते ही नहीं है टेम्परेचर डिपेंडेंस के। यहाँ से सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्राफ बेस्ड, जिसमें आपको स्लोप पता होना चाहिए, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर आपसे स्लोप के बारे में भी पूछा जा सकता है, अगर वो आपको दे दे ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हम स्लोप की बात करते हैं, मतलब जो हम जिसे क्या लिखते हैं टेन थीटा, वो क्या होगा यहाँ पर, यंग मॉड्यूलस। लेकिन अगर उन्होंने ग्राफ को चेंज कर दिया, ये हमारे पास स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस, तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, 1/y। ओके, तो एक उस टाइप के आ जाएंगे और दूसरा इस टाइप से, ठीक है, और तीसरा ये, तो 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्ट सॉलिड की बात करते हैं तो इन सब की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। अब यहाँ पर जब y, ईटा और b इनकी बात करते हैं तो ये सब अगेन किस पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल पर, ना कि शेप एंड साइज पर। और सीधी सी बात है ये किसकी टाइप्स है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के, और वो किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल्स पर, ठीक है, तो ये भी मटेरियल पर ही डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट, y और ईटा जो है हमारे पास, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइन होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर जो b है बल्क मॉड्यूलस, वो लिक्विड, गैस और सॉलिड सबके लिए डिफाइन हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास बल्क मॉड्यूलस फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस को हम सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, लिक्विड के लिए। तो हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आ जाती है गैस के लिए। अब अगर ये प्रोसेस हमें दी है तो बी की वैल्यू हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस की, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है और बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू 0 हो जाती है। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, v वॉल्यूम है, और जब कांस्टेंट है तो चेंज 0 हो जाएगा वॉल्यूम में, तो यहाँ पर जो बल्क मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और ये फॉलो करता है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट की जो रिलेशन होती है। ओके, यहाँ पर जो बल्क मॉड्यूलस है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, P के। P है यहाँ पर प्रेशर। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करता है, और यहाँ पर इसको गामा बोलते हैं, गामा टाइम्स पी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस प्रोसेस के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू। तो अगर आपको ये इक्वेशन दी है तो आपको ये भी पैरामीटर भी पता होगा क्या इसकी वैल्यू है, आप उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ग्राफ find that which temperature is large in the case of wires। देखो नॉर्मली जब हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया होता है तो वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए होता है, क्योंकि वहीं पर हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन फर्स्ट टाइम दोनों साथ में पढ़ते हैं। लेकिन जब वो ये बता देते हैं कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं तो फिर हम उसको जनरल नहीं रखते,
जो इलास्टिसिटी हमारे पास है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके जो टाइप्स हमने पढ़े हैं उन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर जनरल है तो हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर उन्होंने बता दिया कि हम वायर की बात कर रहे हैं या उसको स्ट्रेच करने वाले, दैट्स मीन वो किसकी बात कर रहे हैं, अब यंग्स मॉड्यूलस की। तो यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, यंग्स मॉड्यूलस की। और वायर यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, दो टेम्परेचर है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, और हमें क्या बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। हमने देखा था कि Y और T, इनमें ये रिलेशन होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉड्यूलस कम आएगा। ठीक है, या Y से वर्सा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पहले क्या निकाल सकते हैं, एंगल्स। ये कितने एंगल पर है, मान लेते हैं θ1, और ये कितने एंगल पर है, θ2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, स्लोप m1 क्या है, tan θ1। ओके, और स्लोप m2 क्या हो जाएगा, tan θ2। अब इसके लिए मान लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस कितना है, y1, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, देखो जब हमारे पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन दिया हुआ है, यहाँ पर जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप को एक तो हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, y, ये एग्जैक्टली y के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, y1, और इसको क्या लिख सकते हैं, y2। ओके, अब देखकर बता सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है, θ2 बड़ा है θ1 से। ओके, तो tan θ2 बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा कि y2 बड़ा है y1 से। ओके, रिलेशन पर आ जाते हैं, जिसके लिए y बड़ा होगा उसके लिए टेम्परेचर कम होगा। y किसके लिए बड़ा है, y2 के लिए, तो टेम्परेचर T2 की अगर हम बात करें वो कम हो जाएगा और T1 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if we apply same force on two wires A and B having same length and area of cross section, which wire elongates more? अब अगेन इन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है, दो वायर की बात की है, मतलब ये अगेन किसकी बात कर रहे हैं, यंग्स मॉड्यूलस की, ना कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो दो वायर है हमारे पास A एंड B, एरिया की बात करें तो दोनों में सेम है, लेंथ भी दोनों में सेम है, और फोर्स भी दोनों पर सेम अप्लाई हुआ है। अब ये क्या जानना चाहते हैं कि कौन वायर ज्यादा इलोंगेट होगा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ तो इक्वल हो गया, अपने एक्सप्रेशन पर आ जाते हैं, y इक्वल्स टू f बाय a डेल l बाय l, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर बता सकते हो y किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो दोनों में फोर्स सेम रहेगा तो फोर्स से तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एरिया भी सेम रहेगा दोनों वायर्स में तो इससे भी इफेक्ट नहीं होगा, एल भी सेम है तो इससे भी इफेक्ट नहीं होगा। हमें क्या देखनी है, इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब वहां पर अगर लेंथ है तो कितना स्ट्रेच हुआ है वायर, ठीक है, उसमें कितना चेंज हुआ है, मतलब हमें डेल एल चाहिए, हम डेल एल की बात कर रहे हैं। और मटेरियल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है, मतलब हम उन्हें डिफरेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पर y डिफरेंट हो जाएगा और ये डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले हैं। बाकी सबको अगर हम दोनों वायर का रेशियो ले तो सब कट जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सा आइडिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिपेंडेंसी आ गई, तो इलोंगेशन निकालनी है, किससे निकालेंगे, y से। y कहाँ से आएगा, y आ जाएगा ग्राफ से। कैसे, जैसे अभी हमने किया है,
हमारे पास इसको ले लेते हैं थीटा ए और इसको ले लेंगे थीटा बी। टेन थीटा ए और टेन थीटा बी के बीच में ये रिलेशन आ जाएगी। ओके, यहां से अगर हम किसके बीच में रिलेशन देखते हैं, यंग मॉड्यूलस और एंगल के बीच में क्या आएगा, देखो यहां पर वाई एक्सिस पर कौन लिखा है, स्ट्रेन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर कौन है, स्ट्रेस। यंग मॉड्यूलस कहां पर आता है, यंग मॉड्यूलस स्ट्रेन के मल्टीप्लाई में होता है, मतलब यहां पर। ओके, तो हमें क्या चाहिए, y ये हो जाएगा, x ये हो जाएगा, ये हमें थोड़ी सी लाइन की इक्वेशन बनते हुए दिख रही है क्योंकि y और x दोनों की पावर 1 है। तो लाइन की इक्वेशन में क्या होता है, स्लोप, और स्लोप हमेशा कहां पर आता है, x के कोफिशिएंट में आता है, तो y ये हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर स्लोप आया। तो अगर हम लिख रहे हैं m इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट्स मीन यहाँ पर जब हम किसकी बात करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस की, वो क्या हो जाएगा, 1/y। तो जिसके लिए इस बार एंगल ज्यादा होगा उसके लिए यंग्स मॉड्यूलस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए, तो यंग मॉड्यूलस किसके लिए ज्यादा होगा। ओके, तो ये रिलेशन आ गई। अब हमें क्या देखना है, फ्रॉम टू एंड थ्री हमें डेल एल चाहिए और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है y के, जिसके लिए हमें क्या देखना है कि किसमें ज्यादा इलोंगेशन हो रही है, तो ये ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर y कम होना चाहिए। तो y दोनों वायर में किसका कम है, yb का। तो यहाँ पर हमारे पास b वायर में इलोंगेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू a, क्योंकि b वायर का जो यंग मॉड्यूलस है वो कम है, और वो कम है तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इलोंगेशन ज्यादा होगी, ठीक है। ये रिलेशन तो हमेशा सेम रहेगी, ये वाली रिलेशन, ये बदलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर कौन ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, वायर बी elongates more, ठीक है। और जब हम ये बोल रहे हैं तो हमारा मतलब क्या है कि हम दोनों वायर पर सेम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की इनिशियल लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों पर हम फोर्स भी सेम लगा रहे हैं। सेम फोर्स लगाने के बाद जो बी वायर है वो ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, या फिर इलोंगेट हो सकता है, या उसकी जो लेंथ है उसमें ज्यादा चेंज हो सकता है। तो जो एक ही बात अगर हम करें तो इसमें इलोंगेशन कम हो जाएगी। इलोंगेशन कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर वायर ए के लिए जो स्टिफनेस होगी वो ज्यादा होगी। स्टिफनेस का मतलब है कि आप अगर दो वायर को कंपेयर कर रहे हो तो वहां पर, या सिंपली अगर हम एक की भी बात करें, स्टिफनेस का मतलब है कि आप उस पर फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है स्ट्रेच करने के लिए उतनी ज्यादा स्टिफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब ए और बी वायर हमें दिए हैं और दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम है। मान लेते हैं कितना है, y। विच ऑफ दीज विल हैव लार्ज एक्सटेंशन व्हेन सेम टेंशन अप्लाइड, दोनों पर जो टेंशन है, टेंशन मतलब यहाँ पर फोर्स की बात कर रहे हैं, दोनों वायर्स पर सेम फोर्स अप्लाई किया गया है, मान लेते हैं वो कितना है, F। हमें बताना है कि किसमें एक्सटेंशन ज्यादा होगी, एक्सटेंशन मतलब अगेन डेल एल। तो बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, वो स्ट्रेचिंग यूज कर सकते हैं, इलोंगेशन यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते हो, ये वर्डिंग होती है जो क्वेश्चन में आती है, तो आप इन वर्ड्स को हाईलाइट करके रख सकते हो। ओके,
अब यहाँ पर वायर ए की जब हम बात करें तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, डायामीटर है 1 सेंटीमीटर, तो एल कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर और डायामीटर दिया हुआ है, दैट्स मीन हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। वायर का जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो वो कितना आता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, ये पाई 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4। किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ए आ गया, एल आ गया, डेल एल हमें निकालना है, एफ हमें इन्होंने नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्वांटिटी दोनों के लिए कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। वायर के इलोंगेट होने पर इन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, ये, और ये फिर किस पर डिपेंड कर रहा है, इन पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लेते हैं क्या है, के, और ये एल बाय ए। एल की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 100 सेंटीमीटर। बी के लिए अगर देखें तो बी के लिए भी सेम हो जाएगा, एल बी किस पर डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ पर और उसके एरिया पर। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, एल बाय ए, के कांस्टेंट होगा और यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है 50 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना हो जाएगा, तो ये कितना आया है, डेल एल बी ये, और डेल एल ए कितना आया है, ये। क्या कुछ रिलेशन दिखाई दे रही है, डेल एल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल एल ए। ओके, तो कौन ज्यादा इलोंगेट होगा, वायर ए। तो यहाँ पर आपको सब कुछ नहीं दिया होगा, कुछ वैल्यूज को वो फिक्स कर देते हैं और फिर दो वायर्स के बारे में पूछते हैं। अब अगर वो रेशो पूछे तो बात समझ में आती है, रेशो में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है वो कट जाते हैं, लेकिन वो वहां पर रेशो ना पूछकर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं कि कौन ज्यादा इलोंगेट हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, जो आपको फॉर्मूला में दिख रहा है कि दोनों केस में एक तो फर्स्ट थिंग दी ही नहीं है, दूसरी उनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उनको आप क्या ले सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो। कैसे, यहाँ पर एफ ए और वाई ए क्या था, सेम था दोनों के लिए, किस पर डिपेंड कर रहा था, ए और एल पर डिपेंड कर रहा था कितना इलोंगेट होगा वायर। तो हमने क्या किया, इसको इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया और यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये तो ये स्टेप हो गए। आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि यहाँ पर जो डेल ये है, ये हो जाएगा एल ए बाय ए, सिंपली ए लिख लेते हैं, एफ बाय वाई। ओके, ये चाहिए था तो आपने रीअरेंज किया, ये आ गया फॉर्म। अब यहाँ पर आप इसको कांस्टेंट रख सकते हो, जो वैल्यू इसमें आएगी वही दूसरे में भी आएगी, तो आप डायरेक्टली इसको क्या रख सकते हो, कांस्टेंट, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लेके फिर उसको वहां पर सेम रख सकते हो। ठीक है, तो आप चाहे ये कर लो या फिर ये स्टेप करके ये कर लो, आगे का प्रोसेस सेम है, सेम तरह से फाइंड होगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, bulk modulus of a spherical object is B if a uniform pressure P is subjected on it, then find percentage decrease in volume, in radius, in density। कैसे निकाल सकते हैं, बल्क मॉड्यूलस B है, प्रेशर P है, हमारे पास क्या होता है B इक्वल्स टू P बाय डेल V,
इंटू वी। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ से वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आ जाएगा, डेल वी बाय वी। क्या है ये, वॉल्यूम स्ट्रेन। साथ में नेगेटिव साइन भी होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस पी बाय बी के। अब यहाँ पर ना जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एरर, ठीक है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करो। जब वहां पर हम सपोज वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, या अगर हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं वॉल्यूम में तो क्या लिखते हैं, डेल वी बाय वी। और परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी इन वॉल्यूम, ये हो जाएगी डेल वी बाय वी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आएगा उसको परसेंटेज में लिखेंगे। अब यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम, या फिर क्या पूछ सकते हैं, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बाय वी, और डेल वी बाय वी की वैल्यू क्या है, पी बाय बी। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर। अब हमें अगर क्या निकालना है, परसेंटेज डेल वी बाय वी मॉड्यूलस, बिकॉज ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इंटू 100। क्या आएगा, पी 100 बाय बी परसेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, डिक्रीज इन रेडियस। ये कैसे निकाले, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के लिए, आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे इसमें एरर देखनी है, रिलेटिव एरर, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, डेल वी बाय वी, तो मुझे आर भी उसी की टर्म में चाहिए होगा। ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, रेडियस में डिक्रीजमेंट कितना हुआ, मतलब डेल आर तो इनको चाहिए, और मेरे पास सिर्फ ये रिलेशन है। फॉर्मूले में क्या है, डेल वी बाय वी, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में निकाल लेंगे एरर वाले मेथड से। कैसे, डेल वी बाय वी 4/3 पाई, ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। आर का क्या आएगा, डेल आर बाय आर, और जो पावर होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 है। यहां से क्या लिख सकते हैं, 3 डेल आर बाय आर कितना हो जाएगा, पी बाय बी। अब देखो यहाँ पर हम मॉडुलस लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो उस केस में हम जब डेल वी बाय बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से फ्रॉम 1 से, तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमें अगर रिलेटिव चेंज निकालना है या डिक्रीजमेंट निकालना है किसमें, रेडियस में, वो कितना हो जाएगा, पी बाय 3b। और अगर परसेंटेज निकालना है वो कितना आ जाएगा, 100/3 p बाय b परसेंट। ओके, सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसमें क्या पूछा है, डेंसिटी के बारे में। अगेन डेंसिटी नहीं है हमारे पास फॉर्मूला में, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी में कोई रिलेशन होता है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अगेन डिक्रीजमेंट चाहिए तो हम क्या निकाल लेंगे, डेल वी बाय वी, दोनों की वैल्यू साथ में। अब देखो यहाँ पर मास के साथ में क्या होगा, जब किसी स्फीयर पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, उसका साइज कम होगा। कितना डिक्रीजमेंट होगा वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो जब हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर था, उसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब हमने उसका साइज कम कर दिया, तो मास तो ओवरऑल इतना ही रहेगा, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वो चेंज हो जाएगा, मतलब डेंसिटी चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम चेंज हुआ क्योंकि रेडियस चेंज हो गई, डेंसिटी चेंज होगी क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मास सेम रहेगा बिकॉज स्फीयर को हमने कंप्रेस किया है,
उसका कोई पोर्शन रिमूव नहीं किया, ठीक है। तो मास यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डेल डी बाय डी। स्किप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेल एम अगर हम निकालेंगे तो 0 आएगा, कोई चेंज तो हुआ ही नहीं मास में। तो ये कितना आ जाएगा, हमको यहाँ पर क्या चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज इन डेंसिटी। तो ये आ जाएगा डेल डी बाय डी, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइजन रेशियो। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई सपोज सिलेंडर है, सॉलिड है ऑफ कोर्स, और हम इस पर फोर्स लगाते हैं, जो हमने देखा था इनिशियली लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो वहां पर जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ किसको मेजर करते हैं, जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। या ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं सिलेंडर को कंप्रेस करने के लिए तो कितना डिक्रीमेंट होगा। अब पॉइजन के अकॉर्डिंग अगर आप लेंथ में इंक्रीमेंट कर रहे हो तो जो हमारे पास सिलेंडर है या वायर है उसकी जो थिकनेस है उसमें डिक्रीजमेंट होगा। आप उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट लेके आ रहे हो, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, वो कैसे हो रही है, कहीं तो कुछ डिक्रीजमेंट हो रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि उसके डायमीटर को चेक करो, वहां पर आपको वो डिक्रीजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर लेटरल स्ट्रेन क्या है, जो डायमीटर में चेंज हुआ है उसको हम डिवाइड करते हैं ओरिजिनल डायमीटर की वैल्यू से, और हमारे पास क्या आ जाता है, लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एल। और यहाँ पर जो ये लेटरल स्ट्रेन आया है इसका यंग मॉड्यूलस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर भी हम सेम चीज़ कर रहे होते हैं, एक सिलेंडर होता है उस पर फोर्स लगाते हैं अलोंग दी लेंथ, ठीक है। और वहाँ पर हम सिर्फ कौन सा स्ट्रेन लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, तो वो उसी के लिए है, वहाँ पर हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही लेना है। लेकिन लेटरल स्ट्रेन भी होता है, और वो हमसे वो कब पूछेंगे, पॉइजन जब रेशो की बात होगी तो वो तब पूछेंगे, ठीक है। बात करें डिपेंडेंस की तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर। जब तक मटेरियल सेम है तब तक पॉइजन जो रेशो है उसकी वैल्यू सेम होगी। बात करें इसकी रेंज की तो इसकी रेंज होती है -1 to 0.5, लेकिन उसमें जो ये वाली रेंज है, ठीक है, अगर हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन में किसी मटेरियल को रख रहे हैं तो हमें ये पॉइजन रेशो देखने को मिल जाता है। अदरवाइज हमारे पास जो नेचुरली मिलने वाले मटेरियल्स है उसमें कोई किसी की भी वैल्यू इस रेंज में नहीं आती है। और बात करें इसकी तो जो भी हमारे नेचुरल मेटल्स हैं और जो भी हमारे पास नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनका अगर हम पॉइजन रेशो निकालें तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगे, 0 to 0.5 की रेंज में। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें इसकी वैल्यू होती है अराउंड 0.33, और स्टील की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है 0.28 to 0.30 की रेंज में, ठीक है। यहाँ पर हमने डेल डी कैसे निकाला है, फाइनल माइनस इनिशियल किया है ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में डी आई को किससे रिप्लेस कर दिया है, डी से, थोड़ी सी सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, डेल डी डिवाइडेड बाय डी। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशंस। अब यहाँ पर हमने जितने भी पढ़े हैं मॉड्यूलस और साथ में पॉइजन रेशो, ये उनके बीच में रिलेशन है, ठीक है। इन दोनों रिलेशन में आपके पास आ जाएगा पॉइजन रेशो, और ये हमारे पास सिर्फ मॉड्यूलस जो है हमारे पास तीनों उनके बीच में रिलेशन है, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर, क्या हो जाएगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। अब देखो हम यहाँ पर एक वायर की बात कर रहे हैं और उसको स्ट्रेच किया गया है, दैट्स मीन हम यहाँ पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन लेंगे वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, ओके। हमेशा बात करें वॉल्यूम की, वायर का वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस रही होगी,
थिकनेस मतलब आपके पास उसका डायामीटर आ जाएगा, डायामीटर से आप रेडियस निकाल सकते हैं और उससे एरिया, ठीक है। या इन शॉर्ट बोले अगर थिकनेस है तो उसका एरिया होगा और साथ में उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वायर की लेंथ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये इनिशियल वाला लेना है जो ओरिजिनल है, ठीक है। स्ट्रेच होने के बाद वाला नहीं लेना है, ओरिजिनल लेना है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी आपसे जिस भी चीज़ की पूछ रहे हैं तो क्या करना है, मास डेंसिटी है तो मास बाय वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी का हम अभी एक्सप्रेशन देख चुके हैं, तो क्या करेंगे, उसी को रख देंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर टू स्ट्रेच बाय 1 मिलीमीटर इज। हमें y की वैल्यू दी हुई है वायर के लिए, मतलब यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, और हमें निकालनी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, SI यूनिट में, मतलब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। अब हमें स्ट्रेस के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्ट्रेन के बारे में है कि इनिशियली लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, और हमें SI यूनिट चाहिए तो उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, मतलब इनिशियली था ये 1 मीटर, और यहाँ पर जो चेंज हुआ है ना, स्ट्रेच बाय, फाइनल लेंथ नहीं दी है, जितने से स्ट्रेच किया है सिर्फ वो बताया, तो ये कितना है, 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर। लेकिन स्ट्रेस नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यंग मॉड्यूलस को यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है एक्सप्रेशन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालें, y इंटू स्ट्रेन, है ना, इसके लिए, और एक स्ट्रेन पहले से है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन स्क्वायर। तो अब वैल्यूज रख देते हैं, कितना आ जाएगा। अगर वो आपसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते, अभी तो क्या पूछिए, डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी पूछते, देन आपको इसके साथ में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होता। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालें, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कौन सी लेंगे, 1 मीटर, एरिया भी इनिशियल होगा और लेंथ भी, नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।